एचडीएफसी बैंक में क्या करना चाहिए? क्या कुछ शेयर हम खरीद लें चुनाव तक के लिए? क्या चुनाव से इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्या ये 2000 के या 5000 के पार हमें जाता हुआ दिख सकता है? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 दिन का अगर डाटा देखें तो 11% के आसपास हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ 1 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ भी हमें लगभग 11% का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ 1 से 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे 12.5% के हिसाब से हमें लॉस देखने को मिल रहा है। और हम अगर यहाँ पे 1 साल का नज़रिया देखें तो यहाँ भी हमें सेम 11% का लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब कि पूरी ग्राफ हमें रेड में देखती हुई मिल रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये शेयर सस्ता हो चुका है? क्या ये अब लेने लायक है? तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने कल ही देखा था कि हमें कोबरा सेलिंग देखने को मिला था। कोबरा सेलिंग क्या होता है मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। और क्या ये 2000 का भाव ये टच कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से हमें वोटिंग दिख रही है और जिस तरह सारे शेयर बूम कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बैंकिंग सेक्टर में बूम कर सकता है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है, क्या ये अपनी सारे प्राइस रिकवर करके 2000 पार देख सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी भी है। जाहिर सी बात है कि ये चांस बन सकता है। क्या इसे हमें खरीदना चाहिए? क्या इसे हमें इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सारी ग्राफ हमें रेट में रेट दिख रही है, क्योंकि आप 1 मंथ का ले लें, चाहे 5 दिन का ले लें, चाहे आप 6 मंथ का ले लें, चाहे 1 ईयर का ले लें, सारी रेट में दिख रही है। तो क्या इस शेयर को हमें इग्नोर कर देना चाहिए? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, आप कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वही है जो आपको रियलिटी में बताएगा कि इसका क्या भाव बनता है आने वाले कुछ समय में। तो उसे देखना ना भूलिएगा। मेरा नाम है आशीष सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मनी पंप। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहता हूं अपने चैनल पे। तो अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में जो कल सेलिंग देखने को मिली है वो एक्चुअली में कोबरा सेलिंग था। अगर आप रिसेंटली अभी एक सीरीज़ था स्कैम 1992 में, तो वहाँ भी ये कोबरा सेलिंग के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कोबरा सेलिंग होता क्या है एक्चुअली में। जो एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, एफआईज, वो एक्चुअली में ट्रैप करते हैं रिटेल इन्वेस्टरों को, जिसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग होता है एफआईज वाले का। और उनको ऐसा लगता है ना कि जो अदर कोई शेयर है ऐसा जिसमें चांसेस ज़्यादा है रिसेंटली कि वो अब 10%, 15%, 20% अपर मार सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जांपल आप देख ही रहे होंगे रेलवे सेक्टर का, कितनी हाई हर दिन 10%, 5% लगातार अब लग रहा है। तो जो एफआईज होते हैं ना, उनको अगर ऐसा लगता है ना तो वहाँ से वो तुरंत सेलिंग करते हैं, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनको लगता है कि हाँ यहाँ से वो जा सकता है, तो वहाँ उनको ट्रैप करते हैं। 10 से 15% का वो ट्रैप करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें एचडीएफसी में बैंक में वही देखने को मिला है। लगभग 10, 11.5%, 12%, पूरा 2 दिन का मिला लें तो लगभग 12 से 13% का हमें लॉस देखने को मिला है, जिसको हम लोग कोबरा सेलिंग कहते हैं। एक्चुअली में ये रिटेल इन्वेस्टर को होते हैं, उन्हीं को ये ट्रैप किया जाता है। तो लॉस भी तो उन्हीं का होता है एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में। तो एफआईज वाले क्या किए, वो करके फिर जितने भी रेलवे स्टॉक है, जैसे वोटिंग आने वाला है उसके लिए जो स्टॉक है अच्छे अच्छे स्टॉक उसमें डाल रहे हैं। जैसे इरिडा हुआ, जैसे आप रेलवे का आईआरएफसी ले लीजिए, आरबीएनएल ले लीजिए, सारे स्टॉक वहाँ पे वो स्विच करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो इस कारण से भी एचडीएफसी बैंक का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे जो इन्वेस्टर है फॉरेन वो भाग रहे हैं कहीं और। तो ये बात है। तो आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए? एचडीएफसी बैंक में अगला क्या राय है? क्या इसमें अब सही में अब ये खरीदारी फिर से हो सकता है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर फिर आएंगे इसमें? तो अब हमें इसमें क्या करना है? कैसे हम इसे सतर्क रहें? कैसे हम इस चीज़ से बचें? आप सबका प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने इरिडा पे आपका रिसेंट टारगेट दिया था 150 के आसपास, तो अभी अब देखेंगे 150 के आसपास वो जाता हुआ हमें दिख रहा है। और इससे पहले मैंने रेलवे के ऊपर भी अपना रिसेंट अपने दिया था, तो वहाँ भी वो हर दिन वो अपने लेवल क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, और क्योंकि बहुत से लोगों का भी हमें प्यार मिल रहा था, कमेंट भी मिल रहा था, कमेंट भी आ रहा है कि क्या यहाँ से हम इस शेयर को बेच दें, ऐसे बहुत से सवाल आ रहे हैं। तो मेरा कहना बस एक ही रहेगा कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाता तब तक इस शेयर को रखिए। क्योंकि हो सकता है कि बीच में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, नो डाउट, क्योंकि गिरेगा, क्योंकि करेक्शन तो होगा ही मार्केट। लेकिन तब भी हमें इसे रखना है, क्योंकि ये शेयर आने वाले समय में हमें अच्छा और दे सकता है जब तक वोटिंग ना हो जाए। तो इस शेयर को आप ज़रूर रखिएगा। और जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए तो आप हमारे चैनल को देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसकी पहला पॉइंट है, इसका जो होल्डिंग है ना एफआईज का एचडीएफसी बैंक में काफ़ी ज़्यादा है।
जिसके कारण ये हमें ऐसा सेलिंग देखने को भी मिला था। और हम बात कर लें, क्योंकि बहुत से जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग ज़्यादा है, बहुत बड़ी ब्लू कंपनी है, बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, देश का सबसे बड़ा बैंक भी है, सबसे ज़्यादा ये मैनेज भी करता है, आप इसका मैनेजमेंट देखेंगे बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको टीवी में बताएगा, टीवी में ये भी बताएगा कि एफ का होल्डिंग ज़्यादा तो आप इसे ले सकते हैं ऐसा वगैरह, क्योंकि थोड़ा पैसे वैसे का कुछ होता है, वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या इस बिजनेस के पीछे क्या रीज़न होता है, क्या बोलने के पीछे क्या कारण होता है। वो मैं क्लियरली तो नहीं बोल सकता यहाँ पे, लेकिन ये एक कारण है जिसके कारण हम ये लोग इन्वेस्टर लोग जो रिटेलर होते हैं वो खरीदते हैं और एफ वाले फ़ायदा आके उठा के लेके चल जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं एच बैंक के ऊपर, तो इसके पीछे का रीज़न भी ये था कि मुझे कभी ना कभी ये लगता था कि ये कभी ना कभी ट्रैप में फंसेगा, क्योंकि जिस तरह से एफ का होल्डिंग ज़्यादा होने के कारण और जिस तरह से हमें दिखाया भी जाता है, जाहिर सी बात है एक ना दिन ये फंसना था और ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया गलती से, नहीं होता है और आगे भी हमें देखने को मिलेगा, बस हमें इसे बचना है। और ये बातें मैं आपको बताऊँगा इसे बचना कैसे है और ये क्यों गिरा। रिसेंटली अभी हम जानेंगे कि ये आखिर में क्यों गिरा, क्यों इसमें हमें इतना सेलिंग देखने को मिला, क्यों एफ छोड़ के भागे। ये मैं सारी बातें मैं अभी के अभी आपको बताता हूँ कि आखिर में हमें क्यों सेलिंग देखने को मिला। इसका मेन रीज़न जो है वो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, क्योंकि जब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो बोरोइंग कम हो जाती है, और क्योंकि बैंकों का रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, और जब बोरोइंग किसी भी बैंक का कम होने लगता है ना तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें बैंक का सेल करता हुआ दिखता है। कोई भी एफ होते हैं वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तुरंत ही बैंकों की, क्योंकि इसमें बोरोइंग कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे उन्हें कम फ़ायदा मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हमें ये सेलिंग देखने को मिला। ये तो था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि जो अब एफआईज़ है ना वो चाहते हैं प्रॉफिट डबल करना, क्योंकि वो अब रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1 से 2% बढ़ने वाला शेयर है। अब जिस तरह से इंडियन मार्केट अच्छी खासी बूम पे चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर हर दिन हमें 5 से 10% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, बहुत सारे शेयर में लगातार देखने को मिला। तो एफआईज़ भी अब रिस्क ले रहे हैं और ऐसे ऐसे शेयर में वो अपने पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से 5 से 10% का प्रॉफिट निकालना 2 दिन 3 दिन में उनके लिए ये सबके लिए आम बात है। क्योंकि जिस तरह से शेयर, रेलवे शेयर है, बहुत ऐसे शेयर है, आरएससी देख लीजिए, ओएनजीसी देख लीजिए, सारे पीएसयू सेक्टर देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी है आप देख लीजिए, बैंक देख लीजिए, सारे बूम कर रहे हैं। तो अब एफआईज भी चाहते हैं वो रिस्क लेना, और रिस्क ले रहे हैं इसलिए उन्हें ये इतना प्रॉफिट भी हो रहा है, जिसके कारण वो एचडीएफसी बैंक भी छोड़ के निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बैंक को भी वो छोड़ के निकल रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरा रीज़न। अब मैं आपको कैलकुलेशन की मदद से समझाऊंगा कि क्या इसकी भाव बनती है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है। अगर हम बात करें तो इसकी 90 रुपये की कमाई होती है, 90 रुपीज़ का कमाई है इनका। और ये 10 से पी से नीचे जाएगा नहीं, जो पी का वैल्यू होगा वो 10 से तो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से इनकी कमाई है। तो इंटू 10 करें तो मतलब इसका जो इनका जो भाव आ रहा है ना वो 900 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है मिनिमम, कम से कम 900, मतलब हम मान सकते हैं कि 900 से 1000 के बीच में इनका मिनिमम है, मतलब यहाँ से हमें नीचे जाता हुआ ये नहीं दिखेगा। तो अब इनका हम एवरेज पी देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी बैंकें होते हैं ना उनका एवरेज पी 15 से 18 के बीच में हमें देखने को मिलता है। चाहे आप एसबीआई ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक ले लो, सेंट्रल ले लो, सबके आप 15 से 18 के बीच में हमें देखने को मिलता है एवरेज पी। तो अगर हम इसका 15 मान के चलते हैं मिनिमम, अगर इसका 15 लेते हैं और इसका अर्निंग 90 लेते हैं तो देखने को मिल रहा है 150 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है 15 के पी से। अगर हम यही चीज़ 18 का पी लेते हैं और फिर हम लोग 90 का अर्निंग लेते हैं तो हमें 1620 के आसपास ही में देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो हमें 1300 1350 के आसपास से लेकर 1620 में हमें ये ट्रेड करता हुआ मिलेगा, जब तक इसका अर्निंग ना बढ़ जाए। क्योंकि जब तक अर्निंग बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एवरेज पी तो इसका अब कांस्टेंट रहेगा 15 से 18 के बीच में, और जिस तरह से जाहिर सी बात है कि ये अब यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता, तो इनको अपना अर्निंग बढ़ाना होगा, तब जाके ये हमें 1620 यानी सार मान के चलिए 1600 के आसपास देखने को मिलेगा। तो उसके पार तभी जा पाएगा जब ये अपना अर्निंग दिखाएगा या अर्निंग बढ़ाया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें बता दी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्यों ये गिरा, सारी रीज़न मैंने बता दी कि क्या कारण था इससे गिरने का पीछे, और मैंने आपको कैलकुलेशन के तरीके से भी बता दिया कि क्यों ये
कहाँ तक ये लिमिट है, कहाँ तक ये जा सकता है और ये कहाँ से कब ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये मैंने सारी बातें आपको अच्छे से समझा दी है। तो अब मैं आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये शेयर उठेगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग का समय चल रहा है और ज़ाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा इसमें हमें अपर सर्किट दिखने को मिलेगा, अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है 1620 के आसपास हमें जाता हुआ ये दिखने को मिल सकता है। तो अब हम इसमें करना बस यही है कि अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए, लेकिन पूरे कैपिटल का अभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि बढ़ सकता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो ख़रीदारी बस उतना ही कीजिए, लेकिन पूरे लिमिट को अपने यूज़ ना करें। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया और मैंने सारी टीम हमारी मिल के मैंने ये मेहनत की है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि हमारी टीम ने इतने मेहनत की है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे सारे टीम को ये सपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह की वीडियो हम और बनाएं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।